सोचिए, किसी भी देश के लिए सबसे बुनियादी सबसे पहली जरूरत क्या होती है? अपने लोगों का पेट भरना। ये कहानी इसी बारे में है। कैसे एक बहुत बड़े देश ने खुद को भूख के कगार से निकाला और दुनिया का अन्न भंडार बन गया। और हाँ, इस सफर में उसने क्या क्या सीखा। ये जो नंबर है ना, 40 लाख, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये उस भयानक त्रासदी की याद दिलाता है जब 1943 के बंगाल अकाल में करीब 40 लाख लोगों ने भूख से दम तोड़ दिया था। आजाद भारत को विरासत में यही एक कड़वी सच्चाई मिली थी। तो बात है आज़ादी के ठीक बाद की, 20वीं सदी का मध्य। भारत एक बहुत बड़े संकट से जूझ रहा था। आबादी तो तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अनाज का उत्पादन उतनी तेजी से नहीं हो रहा था। नतीजा ये हुआ कि पूरे देश में अनाज की भारी कमी हो गई। 60 का दशक आते आते ये संकट और भी गहरा गया। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि अपनी बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारत को तुरंत कुछ बहुत बड़े और कड़े कदम उठाने की जरूरत थी। हमारी पारंपरिक खेती अब काफी नहीं पड़ रही थी। और इसी संकट के जवाब में भारत सरकार ने 1960 के दशक के बीच में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया। इसे हम सब हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। इसका एक ही लक्ष्य था, खाने के मामले में आत्मनिर्भर बनना। तो ये हरित क्रांति असल में थी क्या? देखिए, ये एक पूरा टेक्नोलॉजी का पैकेज था। दुनिया में नॉर्मन बोरलॉग और भारत में एमएस स्वामीनाथन इसके बड़े चेहरे थे। इसमें 3 मुख्य चीजें थीं। ज्यादा पैदावार देने वाले जादुई बीज, जिन्हें HYV सीड्स कहते हैं, केमिकल खाद और सिंचाई के नए और बेहतर तरीके। और इसका असर वाकई जबरदस्त था। पंजाब का ही उदाहरण देखिए। 1970-71 में वहां हर हेक्टेयर में सिर्फ 37.5 किलो खाद इस्तेमाल होती थी, लेकिन 2010-11 तक ये आंकड़ा बढ़कर 243 किलो हो गया। मतलब कितना ज्यादा, ये इस क्रांति की तेजी को दिखाता है। और बात सिर्फ खाद की नहीं थी। इन नए बीजों की एक और जरूरत थी, इन्हें पानी बहुत चाहिए था। नतीजा ये हुआ कि सिंचाई के साधन, खासकर ट्यूबवेल, बहुत तेजी से बढ़े। पंजाब में जहां 1970-71 में 1000 हेक्टेयर पर 47 ट्यूबवेल थे, वहीं 2010-11 तक ये बढ़कर 332 हो गए। और नतीजा? कामयाबी, बेमिसाल कामयाबी। भारत, जो कभी अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, अब दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादकों में से एक बन गया। पंजाब जैसे राज्य तो देश के अन्न भंडार ही बन गए। लेकिन जैसा अक्सर होता है, इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी था। इस कृषि चमत्कार की एक बड़ी और अक्सर नजरअंदाज की गई कीमत भी थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो छिपी हुई कीमत थी क्या? ये सवाल हमें इस क्रांति की कामयाबी से हटाकर इसके कुछ अंधेरे पहलुओं की तरफ ले जाता है। देखिए, एक तरफ इस क्रांति ने खाद्य आत्मनिर्भरता और औद्योगिक विकास का वादा पूरा किया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ इसकी कीमत चुकानी पड़ी। सामाजिक भेदभाव, पर्यावरण को नुकसान और किसानों पर बढ़ते कर्ज के रूप में। समाज पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा। ये नई टेक्नोलॉजी महंगी थी, तो बड़े किसान तो और अमीर हो गए, लेकिन छोटे किसान पीछे छूट गए। अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ गई। बीज, खाद, कीटनाशक, इन सब के लिए किसान कर्ज के जाल में फंसते चले गए। और हमारे पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचाया। लाखों ट्यूबवेल जमीन के नीचे का पानी खींचते गए, जिससे वाटर लेवल नीचे चला गया। गेहूं, चावल पर इतना जोर दिया गया कि बाजरा, दाल जैसी हमारी पारंपरिक फसलें गायब होने लगीं। और केमिकल खादों ने लंबे समय के लिए मिट्टी की सेहत को बिगाड़ दिया। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिस वक्त खेतों में ये सब हो रहा था, उसी दौरान भारत के गांवों में एक और बिल्कुल अलग तरह की क्रांति चुपचाप आकार ले रही थी। ये क्रांति अनाज की नहीं, दूध की थी। इस दूसरी क्रांति के नायक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। 1970 में उन्होंने ऑपरेशन फ्लड शुरू किया, जिसे हम सब श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। और उनका तरीका हरित क्रांति से एकदम अलग था। उन्होंने एक सहकारी मॉडल बनाया, जिसे अमूल मॉडल भी कहते हैं। इसमें किसान खुद अपनी सहकारी समितियों के मालिक थे। वो सब मिलकर अपना दूध इकट्ठा करते, पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग बिजनेस संभालते, और सबसे जरूरी बात, जो भी मुनाफा होता वो वापस किसानों में ही बढ़ जाता था। और इस मॉडल ने तो कमाल ही कर दिया। भारत, जो कभी दूध की कमी से जूझता था, दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया। और ये सफलता किसानों को ताकत देकर हासिल की गई थी, सिर्फ टेक्नोलॉजी पर जोर देकर नहीं। तो अब हमारे पास ये 2 क्रांतियों की कहानियां हैं,
सवाल ये है कि इन दोनों से हम आज भारत की खेती के भविष्य के लिए क्या सबक सीख सकते हैं। चलिए दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ थी हरित क्रांति, सरकार ने चलाई, टेक्नोलॉजी पर जोर था और लक्ष्य था ज्यादा से ज्यादा उत्पादन। दूसरी तरफ थी श्वेत क्रांति, किसानों ने चलाई, सहकारिता पर जोर था और लक्ष्य था किसानों को मजबूत बनाना। दो बिल्कुल अलग रास्ते। इन्हीं सब सीखों को मिलाकर आज एक्सपर्ट्स एक सदाबहार क्रांति या एवरग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं। ये आइडिया भी डॉक्टर MS स्वामीनाथन का ही था। इसका मतलब है कि हमें पैदावार तो बढ़ानी है, लेकिन ऐसे तरीके से जो पर्यावरण के लिए भी सही हो, किसानों के लिए भी फायदेमंद हो और समाज के लिए भी टिकाऊ हो। और यहीं पर हम आज के सबसे बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। कोई भी देश तरक्की, बराबरी और पर्यावरण की सेहत के बीच संतुलन साधते हुए अपने आने वाले कल का पेट कैसे भरे, और वो भी अपने बीते हुए कल की गलतियों को दोहराए बिना? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत